स्वागत करता हूं विजय प्रसाद गुप्ता जी का, प्रदेश अध्यक्ष आरपीआई पार्टी, और इसके साथ साथ कृष्णा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर आलोक त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पहला पैनल जो था वो था शिक्षा और स्वास्थ्य का। अब पैनल है सियासत और शिक्षा का, और दोनों बड़ा पैरेलल चलते हैं एक साथ। आप देखिए, जब भी किसी सियासतदान को सुनेंगे, शिक्षा का बहुत जोर रहता है। शिक्षा का स्तर क्या हुआ, क्या शिक्षा आगे बढ़ी, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुप्ता जी भी और त्रिपाठी जी भी। मैं सबसे पहले तो आलोक त्रिपाठी जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। कृष्णा पब्लिक स्कूल एक स्कूल से शुरू हुआ, आज 37 स्कूल करीब करीब आप लोग चला रहे हैं। बहुत ऐसा ये फील्ड है जिसमें आप देश की नींव तैयार करते हैं, आप फाउंडेशन तैयार करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्कूल को, पहला स्कूल खोलते वक्त मन में क्या विचार था? 37 स्कूल खोलने के बाद अब क्या आप संतुष्ट हैं, या वो अभी हंगर, वो भूख अभी है कि नहीं? शिक्षा का अगर प्रण लिया है तो अभी और स्कूल खोलने, अभी और ब्रांचेस खोलने हैं? हंगर तो अनलिमिटेड होता है, वो क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 1993 में जब ये स्कूल की नींव पड़ी मई 18 को, तो उस समय जो चेयरमैन थे एम त्रिपाठी जी, उन्होंने बस स्टार्ट किया ये सोच के कि मेरे को एजुकेशन को बढ़ाना है। वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, हम लोग बड़े होते गए, वक्त के साथ हम लोगों ने एक बड़ी टीम तैयार की। हमारा उद्देश्य ये था कि शिक्षा को बढ़ाना है, और बार बार मैं ये कहता हूँ कि लोग इसको कमर्शलाइज वर्ड यूज़ करते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि एक सोसाइटी रन करती है। कभी भी कोई प्रोप्राइटरशिप या पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये इसको रन नहीं करती है। एक सोसाइटी हमेशा, जो भी सोसाइटी, चाहे वो सर की भी सोसाइटी हो या देश में कोई भी जो भी सोसाइटी है, उसका उद्देश्य ये रहता है कि नो प्रॉफिट कंसेप्ट में स्टार्ट करें। अब में भी कुछ में क्या होता है कि हम फीस वगैरह अगर लेते हैं, हम प्लान तो करते नहीं है कि इस साल हमको 2000 की जगह 5000 बच्चे आ जाएंगे, तो होता है कि प्रॉफिट हो जाता है, बट उसके लिए भी स्टेट की, सेंटर की, सब गवर्नमेंट लगी हुई है जो भी प्लानिंग है। बहरहाल, तो सोसाइटी का उद्देश्य रहता है कि नो प्रॉफिट कंसेप्ट में चले। प्रॉफिट होता है तो हम दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब जब 5 स्कूल हो जाते हैं, 10 स्कूल हो जाते हैं, और नाउ यू आर सेइंग दैट कि 37 स्कूल हो जाते हैं, तो फिर कहीं अगर कोई प्रॉफिट होता है, देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट। अभी हमने भिलाई से चालू किया था, एक छोटा सा स्कूल था, 53 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किया था, आज 30,000 बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि भाई उड़ीसा क्यों नहीं मध्य प्रदेश। तो हंगर नहीं खत्म होता है। थैंक यू। इसमें सपना, मैं आगे सवाल पूछे हैं हम। हाँ। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप इसलिए दोबारा स्वागत करें हमारे मेहमानों का, क्योंकि मैंने कहा गुरुजन सबसे ऊपर हैं, तो जब गुरुजन हमारे साथ हैं, और इसके साथ कोविड काल में उन तमाम लोगों ने जो बाकियों की मदद करी, गरीबों की, मजलूमों की मदद करी, उसमें से विजय गुप्ता जी एक हैं, तो विजय गुप्ता जी का भी भरपूर आप स्वागत करें तालियों के साथ। विजय गुप्ता जी, मेरा आपसे जो पहला सवाल है सर, वो ये सर, अभी कोविड थोड़ा सा हम काबू में कर पाए हैं, तो अब आप थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं, इतनी चिंता में आपको रहने की आवश्यकता नहीं। उस दौर में जब हमें चिंता में रहने की आवश्यकता थी, आपने बहुत किया समाज के लिए। कोविड काल में आरपीआई कैसे आगे आई, और पार्टी ने कैसे लोगों की मदद की, मैं वो आपसे जानना चाहता हूं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवाले, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, और हमारे राजनीतिक गुरु श्री रामदास आठवाले जी बोले कि गुप्ता साहब, प्रदेश अध्यक्ष हो आप, गांव-गांव जाओ, गरीबों का मदद करो। हमारी पार्टी में वही काम करेगा जो गरीबों का मदद करेगा। और दूसरा जो है, मैं बचपन से गरीबी झेला हूँ। गरीबी क्या चीज़ होती है, भूख क्या चीज़ होती है, हमको लगता है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं गणमान्य लोग, ये हमारे से ज़्यादा गरीबी कोई नहीं झेल पाए होंगे। 3-3 दिन भूखा, मैं बचपन में 3-3 दिन भूखा रहा, लेकिन कभी पीछे की ओर नहीं देखा, लगातार मेहनत करते रहा, और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला कि भूख क्या चीज़ होती है। और लॉकडाउन में जो है मैं देखा
कि बाहर से जितने भी अपने मजदूर भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका चेहरा देखने से मतलब आंख में आंसू आता था। उनके पास पैसा रहने के बाद भी पूरा लॉकडाउन के कारण उनको खाना पीना मतलब कहीं से नहीं मिलता था। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में मतलब 24 आवर्स पूरा मतलब खाने पीने का सामग्री लोड करके, और खुद ड्राइवर को नहीं रखता था कि मैं मान लो ड्राइवर कभी पॉजिटिव हो जाए, उसके कारण हम पॉजिटिव हो जाए, तो हमारे कारण हमारे परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाए, समाज के लोग हो जाए, तो मैं खुद ड्राइव कर करके और गांव देहात जाने का काम किया। विकास की बात करते हैं लोग, करते रहेंगे, लेकिन अगर जिसको विकास देखने का बात करते हैं, जो विकास देखना चाहते हैं, तो आइए जंगल और झाड़ में दिखाते हैं। जिसके बदन में कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, शिक्षा की बात करते, ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर है, उनके सामने शिक्षा नहीं है, मतलब अच्छा कपड़ा पहन के हम लोग चल जाते हैं, उनके बच्चे भागने लगते हैं डर से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मतलब यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं आज इस GTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, सबके दिल में एक मतलब कुछ समाज सेवा का भावना है, तभी आज यहाँ सब इकट्ठा हुए। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक अपना नंबर आज जारी करना चाहता हूँ कि आप उनका मदद करें, ना कर सके तो अगल बगल से बोल करके, और नहीं तो हमारी टीम को एक नंबर है हमारा अपना पर्सनल नंबर, वो पूरे देश के लिए है, और जहाँ भी मतलब किसी भी गरीब को भूखा ना मरने दिया जाए। और मैं वो गरीब से भी मैं अगर मतलब क्या विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भूख प्यास में क्या है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं उन गरीबों से बोलना चाहता हूं कि हमारा नंबर को जरूर याद रखें, और 5 मिनट में तत्काल सहायता राशि 5 मिनट में मैं भेजने का काम करता हूं। अकाउंट नंबर जो भी भेजे, पूरे देश से मैं सबका मदद करने का काम किया और आगे करता रहूंगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब तक हम दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं महसूस कर पाएंगे कि वो किस पीड़ा में है। और जैसा कि विजय जी बता रहे हैं, वो खुद बचपन में 2-2 3-3 दिन भूखे रहे हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि मजदूर जब पैदल चलकर आया है कितनी मुश्किलों का सामना करके आया होगा। यही कारण है शायद कि वो बखूबी समझ पाए और हर शख्स तक जिसको जरूरत है मदद मुहैया कराई। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोविड में एक नई शिक्षा प्रणाली हमने देखी, डिजिटली पढ़ाना। हमने पहले, मुझे लगता है, इससे कभी सोचा नहीं होगा कि डिजिटली पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि क्लासेस में ऐसी चीजें उपलब्ध बच्चों को कराई गई ताकि क्रिएटिव लगे, बच्चे उससे पढ़े, इन्वॉल्व हो। लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती थी डिजिटल, जैसा आप बोल रहे हैं। मैंने 97 बच्चों से शुरू किया, आज 30,000 तक पहुंच गए, और 30,000 बच्चों तक डिजिटली हर एक चीज पहुंचाना, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे लगता है इस डिजिटली पढ़ाने में टीचर्स का योगदान बहुत बड़ा है और बहुत उनकी भूमिका बढ़ गई है। बच्चे तो जैसे जुड़ जाते हैं सो जुड़ जाते हैं, उनको जरूर हाजिरी अपनी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रैक्टिकली जब पेंडेमिक हुआ मार्च में, तब तक तो अधिकतर स्कूलों का रिजल्ट वगैरह आ गया था, लेकिन अप्रैल से हो गया, समझ लीजिए एक प्रकार से, और नया अप्रैल से सेशन चालू होता है। आप डे 1 में ये कैसे तय करेंगे कि इस बच्चे को कैसे डील करें, क्योंकि कल तक आप चौक से पढ़ा रहे थे, आज अचानक से आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। तो पहले तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, और उनकी ट्रेनिंग के बाद IT डिपार्टमेंट को अपडेट करिए। भाई एक IT डिपार्टमेंट बनेगा ना, फिर वो स्कूल से करे कि वो घर से करे, क्योंकि बाद में कोरोना तो ऐसा भी हुआ कि आप घर ही में रहिए, तो टीचर अपने घर में बेचारा, वो जैसे इसको आप लोग कैमरे के नीचे रहते हैं, उसको कुछ बोलते हैं ना, कुछ एक वर्ड है, वो लगा के खरीद के बेचारा वो मेहनत किया। वो मतलब आप टीचर्स के उनके उस पर क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। दे आर वेरी गुड इन द टेकिंग द क्लास ऑफ ऑल दिस थिंग्स, पहला। दूसरा कि हाँ, ये निश्चित रूप से कि ये पेंडेमिक में हम टीचर्स को, स्कूल को, संस्था को एक प्रॉब्लम आई, लेकिन आज की डेट में उसी टीचर्स ने उनका यूनिट टेस्ट लिया, देन हाफ ईयरली लिया, फिर उसके बाद अगर 12th का बच्चा है या 10th का बच्चा है तो उसका एक लास्ट टेस्ट होता है, सेमी टेस्ट, वो लिया, और उसके बाद एनुअल भी ले रहा है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि भाई कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ये सब करने के बाद निश्चित रूप से मैं बड़ा पॉजिटिव टाइप का आदमी हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि कितना अच्छा काम। कोविड में नेगेटिव रहिएगा। बिल्कुल निगेटिव नहीं रहना, और बिल्कुल पॉजिटिवली अपने को ऑप्टिमिस्टिकली रह के और ये काम करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छे से किए टीचर ने। ये एक बात देखिए आप, 97 बच्चों से 30,000 बच्चों तक का सफर, उनको शिक्षा देना, 5,000 स्कूल का स्टाफ, उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ, इतना बड़ा स्टाफ है।
इसे कृष्णा पब्लिक स्कूल जिला क्यों नहीं घोषित करवा देते सर? आप, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये एक अलग चीज थी, लेकिन ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया सर। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी फिल्म की कर दिया है। ये देखिए, इसे, ये जिला ही एक तरीके का, और ये एक शिक्षा का जिला है, एक शिक्षा का गांव है। पूरा गांव की आबादी कम होती है, इसे जिला ही कहिए। जो आपने एक बात कही, मैं उसमें आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है तो आपका लैपटॉप कितना भी अच्छा हो, उसका कितना भी मेगापिक्सल कैमरा हो, मोबाइल का कितना भी अच्छा हो नहीं पाएगा। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं क्या तब, जबकि आपके स्कूल कुछ इंटीरियर में भी हैं जो मैंने पढ़ा है, उनको साथ कैसे ज्वाइनिंग की दिक्कत होती है, फिर उसमें क्या करते हैं आप? इसमें एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगी। आसिफ जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें एक सवाल और ये कि जब हम शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे हैं, हर बच्चा एक ही जैसे परिवार से नहीं आता है। फाइनेंशियली की बात कर रही हूं मैं। अब कोई अफोर्ड कर सकता है कि 2 फोन ले लिए, 2 अलग, मम्मी का अलग, पापा का अलग, बच्चे का अलग। लेकिन कोई एक ही अफोर्ड कर सकता है कि वो एक ही फोन से मम्मी भी, पापा भी, और बीच में फोन आ रहा है। अब उन बच्चों के लिए अलग से क्या व्यवस्था है? पहले आपका आंसर दे देता हूँ, फिर सर का दूं। ये निश्चित रूप से आप बहुत बड़े प्रैक्टिकल बात करें कि पेरेंट्स 2 हैं, दोनों के पास फोन होना जरूरी नहीं है। तो हुआ यूं कि एक ही के पास फोन था। अब आप उसको पढ़ाना भी बोले हो, तो हमने उसमें एक टाइम टेबल एडजस्ट कर लिया। मॉर्निंग आवर्स में जब फादर ड्यूटी पे जा रहा है 10 बजे, बात करके हमने तय कर लिया कि भाई आप कितने बजे जाते हैं? मैं 10 बजे जाता हूँ। एक काम करो, आपके बच्चे की क्लास 7 से लेकर 10 तक हो। तो इसलिए वो मैनेज हो गया, ठीक है। और अगर 2 बच्चा ना, आज तुम्हारा कल तुम्हारे भाई का, उस एक मोबाइल के चक्कर जो उसका आंसर है वो ये। दूसरा, हाँ, कनेक्टिविटी एक मेजर इशू था, लेकिन बड़े अच्छे से कवर हुआ तकदीर से। अभी बहुत सारी हमने अपने यहाँ टावर भी एक लगाया, एयरटेल और जियो का दोनों मिला के कुछ एक टावर लगाया। कुछ बड़ा कॉस्टली था वो, मेरे को मालूम है, मुझे पैसा देना पड़ा तो बहुत दर्द हुआ था। तो वो टावर लगाने से क्या हुआ कि हमारी कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, अभी तो हम अपना पार्ट देखें कि बेस्ट उसका रेजोल्यूशन हो, बेस्ट उसमें सर्विसेज हो, ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया। हाँ, कहीं कहीं कोई लोग का क्या हुआ कि पैंडेमिक के चक्कर में कुछ लोग गांव चले गए, तो उनको थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन हमने ऑफलाइन एक मटेरियल तैयार किया। और जब बच्चा वापस आया तो उसने फ़ोन किया, पूछा कि क्या सर, मेरे को जो मेरे 4 दिन का या 14 दिन का या 40 दिन का ये छूट गया है, इसको मिल जाएगा? खट से हमने उसको तुरंत दे दिया। तो इससे मैनेज हो गया, बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। ये बड़ी अहम बातें हैं। सबसे पहले बच्चों का एक फायदा हुआ है, हमारे जमाने में नहीं हुआ वो। हमको तो मार खानी पड़ती थी, टीचर हमारे सामने होते थे, कान पकड़ के ऐड देते थे। ऑनलाइन में बच्चा सुरक्षित रहता है घर पे, माता पिता का डर होता है, टीचर का डर नहीं होता। टीचर वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मारते नहीं है, पहली बात। उस पर मैं आता हूं सर आपके पास। गुप्ता जी, एक सवाल मेरा आपसे जरूर है। देखिए, कंपटीशन बहुत जरूरी है सर, हर चीज में। सियासत में जनता के पास जितने विकल्प होंगे उतना बेहतर रहेगा। जितनी विचारधाराएं होंगी, उनमें कौन सी विचारधारा को जनता चुनना चाहती है वो उसकी मर्जी है। लेकिन आरपीआई छत्तीसगढ़ में आगे कैसे बढ़ेगी, आगे क्या योजनाएं हैं? और तब जबकि हमने देखा है कि नए राज्य में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। एक तीसरे विकल्प के तौर पर आरपीआई सामने आ पाए, कांग्रेस और बीजेपी के ठीक सामने। उसके लिए आरपीआई कैसे आगे बढ़ रही है? और आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। छुप छुप के रोता है क्या, आगे देखो अब होता है क्या। मैं यही कहना चाहूँगा, 2 पार्टी थी यहाँ, कांग्रेस आता था, भाजपा जाता था, भाजपा आता था, कांग्रेस जाता था। जनता भी क्या करे, एक इसको चुनना है, 2 में से एक को किसी को चुनना है। तीसरा विकल्प में आरपीआई आई है, लेकिन ये राजनीति कम, सेवा ज़्यादा करेगी, ये हमारा वादा रहा। मतलब राजनीति आरपीआई करने नहीं आई है कि डायरेक्ट गरीबों का सेवा करने के लिए आई है। आज जंगल झाड़ में हम जाते हैं, हर जगह, वो कोरवा जनजाति हुआ, बिरहोर जनजाति, पंडा जनजाति के बीच में हमको लगता है कि मंत्री विधायक सांसद एक भी बार नहीं गए। वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। उस समय आईओ, दादा, काका, मामा, मामी, मतलब बहुत सारा रिश्ता जोड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ चुनाव जीते, मंत्री बने, विधायक बने, उसके बाद वो गरीबों के बीच में कभी हम तो नहीं देखेंगे जा करके उनका कुछ सहयोग किया हो। मतलब आज भी मतलब नेताओं की पोल खोल रहे हैं सर आप। आज भी ऐसा स्थिति है, जो विकास की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं हमारे साथ चलें, वो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से। और जो ना डरे सो पैगंबर से लड़े, एक कहावत है, जो ना डरे सो पैगंबर से लड़े। तो मैं विकास की बात जो करते हैं, आइए मैं पाठ क्षेत्र में ले चलता हूँ। सन्ना हुआ, बगीचा, मनोरा, जसपुर जिले में बहुत ऐसा जगह है।
और तबकरा हुआ, मतलब सारा जगह में जिनके शरीर में कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, बच्चों को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया है। मतलब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमको जो करना पड़े, 50,000 रुपये मेरा प्रतिदिन इनकम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, जिस भी कंपनी, मतलब क्या बोलेंगे, जांच एजेंसी को छापा मारना हो मार सकती है। और अगर हमारे खिलाफ जो चलते हैं वो जांच कराना चाहे तो जांच में भी जितना खर्च आएगा सारा खर्च मैं देने को तैयार हूँ। क्योंकि 50,000 रुपये मेरा इनकम डेली है, मैं 50,000 रुपये डेली बांटने का ताकत रखता हूँ उन गरीब। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है और हम ये चाहेंगे कि 97 से 30,000 गए, अब 30,000 से और आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा की चेन जितनी बढ़ती जाएगी हर एक सेक्टर मजबूत होता जाएगा। किसी भी क्षेत्र को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी देश को, किसी भी जगह को, वहाँ शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। सर आसिफ जी, चर्चा बिल्कुल ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद है आपका गुप्ता जी, और आपका भी सर। और मैं चाहूँगा आप हमारे साथ बने रहें। और चूंकि देखिए मैंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान हमारी नज़र में बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत ऊंचा स्थान है। और एक समाज सेवी जो समाज की सच्ची सेवा कर रहा है, तो मैं अकेला सम्मानित नहीं करना चाहता। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गौरव शुक्ला जी को। प्लीज गौरव शुक्ला जी, आप भी आइए मंच पर। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि सम्मान करने से हौसला और बढ़ेगा और जो ये चीजें अब यहाँ तक सीमित है और आगे तक जाएंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए तो तालियां बजती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ समाज में भी लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप किसी भी चीजों से हटकर लोगों की मदद कर सकते हैं। और नंबर बार बार दिया गया ताकि अगर किसी को भी जरूरत है तो वो आए, और मदद के लिए तो तैयार है ही, और किसी को मदद चाहिए उसके लिए भी वो तैयार है। तो तालियां जोर से, मुझे लगता है इतने लोग तो हैं कि आवाज आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए ये तस्वीर, और साथ ही साथ एक बार फिर से तालियां बजाएं आप, और एक बार फिर से ऐसे लोगों के लिए तालियां बजें।